नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कवि त्रिलोचन की एक छोटी लेकिन बहुत ही सुंदर कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हते। कवि त्रिलोचन जो त्रिलोचन शास्त्री के नाम से विख्यात हैं और जिनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। यह उनकी एक सुंदर कविता है। यह उनके पहले काव्य संग्रह धरती में संकलित है जो 1945 में प्रकाशित हुआ था और इस काव्य संग्रह के नाम के अनुरूप यह कविता वास्तव में ही जमीन से जुड़ी हुई कविता है। इस कविता में कवि त्रिलोचन ने ग्रामीण जीवन में व्याप्त अशिक्षा, बेरोजगारी और इनके परिणाम स्वरूप पलायन की समस्या को बड़े ही सुंदर शब्दों के माध्यम से उकेरा है। चलिए पढ़ते हैं इस कविता। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला। कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि गांव की एक भोली भाली किशोर वय लड़की चंपा है, जो पूरी तरह से अनपढ़ है। वह काले अक्षरों को नहीं पहचानती। मैं जब कभी पढ़ने लिखने के लिए बैठा होता हूँ तो वह मेरे पास आ जाती है और चुपचाप खड़ी होकर मुझे सुनती रहती है। मैं किताब को पढ़ रहा होता हूँ और उसे बड़े आश्चर्य होता है कि मैं कैसे इन काले अक्षरों को देखकर मुख से कुछ ध्वनियां उच्चरित कर रहा हूँ। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे इन काले अक्षरों से स्वर निकले। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस से रखता है। चंपा सुंदर ग्वाले की लड़की है जो गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है और अपने पुश्तैनी काम, अपने पारिवारिक काम के अनुरूप ही वह प्रतिदिन चौपाइयों को लेकर अर्थात पशुओं को लेकर उन्हें चराने के लिए जाती है। कवि चंपा के स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए उनकी विशेषताओं को प्रकट करते हुए कहता है कि चंपा बहुत अच्छी है, लेकिन साथ ही वह चंचल और नटखट भी है। वह कभी कभी बहुत शरारती करती है, कभी कभी वह कलम चुरा देती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि कहता है कि चंपा बहुत अच्छी है लेकिन साथ में वह बहुत शरारती भी है, बहुत चंचल और नटखट है, वह बहुत शरारती करती है। मैं प्रायः अपने लिखने और पढ़ने के काम में व्यस्त रहता हूँ, लेकिन कभी-कभी वह मेरी कलम चुरा लेती है और जब मैं बड़े प्रयत्न के पश्चात अपनी कलम को ढूँढ कर लाता हूँ और जब वापिस अपने स्थान पर बैठता हूँ लिखने के लिए, तो देखता हूँ कि अब मेरा कागज गायब हो गया है। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। चंपा कहती है, मुझे इस प्रकार से परेशान होते हुए देखकर चंपा मुझसे कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर? क्या तुम इसी प्रकार से कागज को काला करने का ही एक काम करते हैं? कागज को गोदना अर्थात बेकार का एक कार्य करना जिसकी कोई उपयोगिता न हो। तो चंपा कहती है कि क्या तुम यह एक निरर्थक सा एक बेकार सा काम ही दिन भर करते हो? क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। मुझे पता है कि चंपा एक अनपढ़ लड़की है, गाँव की भोली-भाली अनपढ़ लड़की है, तर्क के माध्यम से उसे समझाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं उसकी बातों को सुनकर हँस देता हूँ और शायद मुझे हँसता हुआ देखकर वह अपनी नासमझी को भाँप जाती है और चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे-गाड़े काम सरे। एक दिन चंपा मेरे पास आई और मैंने उसे समझाते हुए कहा, चंपा तुम्हें भी पढ़ लिख लेना चाहिए। हारे-गाड़े अर्थात कठिन परिस्थितियों में काम सरेगा अर्थात यह तुम्हारे काम आएगी, शिक्षा तुम्हारे काम आएगी। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें और अपनी बात को और अधिक पुष्ट करने के लिए, उसे समझाने के लिए कवि कहता है कि गांधी बाबा भी यही चाहते हैं कि सभी लोगों को पढ़ना लिखना चाहिए। अब चंपा उनकी बात को सुनती है और सुनकर उनकी बात का खंडन इस तरह के माध्यम से करती है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। चंपा पहले की भांति आज भी वही जवाब देती है और कहती है मैं नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। इससे पहले शायद कवि ने चंपा को बताया होगा कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, जो पूरे देश का उद्धार चाहते हैं, देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं और साथ ही लोगों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। और शायद चंपा ने मान भी लिया होगा कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, जो सभी का भला चाहते हैं। आज जब कवि गांधी बाबा का ही उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गांधी बाबा चाहते हैं कि तुम पढ़ लो, तो चंपा नहीं मानती है, कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे? मैं तो नहीं।
अर्थात चंपा ये तो मान लेती है कि गांधी बाबा अच्छे हैं, लेकिन पहले से ही चंपा के मन में यह धारणा है कि पढ़ना लिखना अच्छा काम नहीं है। और ये विरोधाभास कैसे हो सकता है कि गांधी जी जैसे अच्छे आदमी पढ़ने लिखने जैसी बुरी बात को कहें। अतः चंपा मानने के लिए तैयार नहीं है कि गांधी जी जैसे अच्छे व्यक्ति पढ़ाई की बात कहेंगे, क्योंकि पढ़ना लिखना अच्छी बात नहीं है, ऐसा चंपा मानती है। इसलिए चंपा कहती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा, पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओ। लेकिन कवि अपनी बात पर अड़िग रहता है। वह चंपा को समझाने के लिए एक और तर्क देता है और कहता है कि चंपा, पढ़ना लिखना बहुत अच्छा होता है जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम अपने ससुराल जाओगे। कुछ दिन बालक संग साथ रहे चंपा जाएगा जब कलकत्ता, कि तुम्हारे जो पति हैं कुछ दिन तो तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन उसके पश्चात अपनी आजीविका कमाने के लिए जब कलकत्ता चले जाएंगे। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, वह कलकत्ता बहुत दूर है। कैसे उसे संदेशा दोगे, कैसे उसके पत्र पढ़ोगे जब तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा और उसके पश्चात आजीविका कमाने के लिए कलकत्ता, जो बहुत दूर स्थित है, वहां चला जाएगा। तो भला तुम उसे अपने संदेश कैसे भेजोगे, उसके पत्र कैसे पढ़ पाओगे। इसलिए चंपा, पढ़ना अच्छी बात है, तुम्हें पढ़ लेना चाहिए, यह तुम्हारे काम आएगा। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो। देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। और चंपा बोली कि तुम कितने झूठे हो, कि तुम कितनी झूठी बातें कर रहे हो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरे पति कुछ दिन मेरे साथ रहेंगे और उसके पश्चात कलकत्ता चले जाएंगे, मुझे छोड़कर चले जाएंगे। देखा, मैंने कहा था ना कि पढ़े लिखे लोग अच्छे नहीं होते। तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, तुम पढ़े लिखे इंसान हो, शायद इसीलिए तुम इतने झूठ बोल रहे हो। और अगर तुम्हारी बात सच है भी, मैं तो ब्याह कभी ना करूंगी। और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी ना जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। अगर मेरी शादी कभी हो भी गई तो मैं अपने साथी को, अपने बलम को, अपने प्रिया को, अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूंगी। मैं उसे कलकत्ता कभी ना जाने दूंगी। ऐसा एक कलकत्ते पर वज्र गिरे अर्थात वह नष्ट हो जाए, जो एक पत्नी को पति से अलग कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो कविता है, एक साथ ग्रामीण जीवन में व्याप्त अशिक्षा और वहां पर व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को एक साथ उकेरती है। और ये बड़ा अवश्यम भावी सा हो गया है कि ग्रामीण जीवन में कि अशिक्षा तो वहाँ है ही, लेकिन अब वो ग्राम पूरी तरह स्वावलंबी नहीं रहे हैं पहले की तरह कि भरण पोषण पूरी तरह से वहीं पर रहकर किया जा सके। भरण पोषण करने के लिए प्रायः पति को घर से बाहर निकलना पड़ता है, शहर में जाना पड़ता है, पत्नी से दूर रहना पड़ता है। और तभी शायद कवि त्रिलोचन ने बड़े विश्वास के साथ इसमें कहा कि पति कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेगा और उसके पश्चात वह कलकत्ता चला जाएगा, जो बहुत दूर स्थित है, और उसके पश्चात तुम पत्र उसे कैसे लिख। तो यह एक छोटी सी कविता थी, बड़ा ही सुंदर संदेश इसमें दिया गया है। और सबसे बड़ी जो बात है कि इसकी झांकी है, जो ग्रामीण जीवन की झांकी उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत की है। और त्रिलोचन जी को जन कवि के रूप में जाना जाता है, और ऐसा लगता है कि जितनी भी कविताएं वो लिखते हैं अपनी आंखों से उन्होंने देखा है। इस प्रकार से नई कहानी में होता है कि कहीं एक छोटा सा चित्र हमारे सामने होता है और कहानीकार उसी चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। और वो जो कहानी है उसके पश्चात किसी अंत तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन बहुत से प्रश्न हमारे सामने खड़े कर देती है। ठीक इसी प्रकार से उसी लघु कथा की भांति यह एक कविता है, जो एक छोटे से चित्र को हमारे सामने प्रस्तुत करती है, और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती, लेकिन बहुत से प्रश्न पाठकों के समक्ष खड़ा कर देती है। और यही इस कविता की खूबसूरती है। धन्यवाद।